Hi students, today I want to discuss a last point, last topic in your evolution part 3. I have already been told to you we have finished the evolution in 3 parts. So today our last part is going on. So I humble request to all of you, please to like, share and subscribe my YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. So I have discussing here through the Qadri coaching classes. अब मैं आप लोगों के सामने अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों को आज लास्ट पॉइंट बताने चल रहे हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है 9919529090। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो। नहीं जानकारी है, कहीं आप भटक रहे हो, उसको आप पूछ सकते हो। आइए देखते हैं आज के मैं अपने टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहा हूं। अभी तक आपने देखा मैंने इसके पहले की कई थियरियां डिस्कस कर दिया। मैंने इसके पहले की कई थियरियों का डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा कि ये विशिष्ट सृष्टिवाद है। पहली थियरी मैंने बोला विशिष्ट सृष्टिवाद की। नेक्स्ट थियरी को मैंने कहा कि ये ब्रह्मांडवाद है, ब्रह्मांडवाद की थियरी को मैंने दिया। और मैं अगली थियरी को कहा कि ये ब्रह्मांडवाद के अलावा भी एक वाद आया, प्रलयवाद। तो मैंने प्रलयवाद के भी विषय में आप लोगों को बताया। और प्रलयवाद के विषय में अर्नेस्ट हैकेल की मैकेनिकल थियरी के विषय मैंने बताया था आपको। और एट लास्ट कल मैंने जो है आपको आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद एबायोजेनेसिस थियरी मैंने आपको बताया। एबायोजेनेसिस थियरी बताया। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि बिना जीव के जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो आइए कुछ एक्सपेरिमेंट देखा जाए। इन एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रदर्शित आज करेंगे कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति संभव है, बिना जीव के जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। इस विषय में जो मैं बताने चल रहा हूं आपको, इस विषय में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अगर दिया है तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया है। नाम पर ध्यान दें, फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया है इन 1668। कब दिया? 1668 में, 1668 में। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फिश को एग्जाम्पल में लिया है। ध्यान देंगे एग्जाम्पल किसका लिया, कैसे लिया और किस प्रकार से प्रूव कर रहे हैं कि एबायोजेनेसिस थियरी इज रॉन्ग एंड बायोजेनेसिस थियरी इज करेक्ट। कैसे बोल रहे हैं कि एबायोजेनेसिस थियरी रॉन्ग है, आइए देखते हैं। इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहले तो आप सिंपली सुन लीजिए कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में जब समस्त थियरियां आ गई, किस प्रकार से जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, या इस पृथ्वी पर जीव आए, पृथ्वी पर जीव कहां से आए, कैसे आए, किस प्रकार से आए, इसकी व्याख्या नहीं की गई। सिर्फ इतना बता दिया कि हाँ कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। तो कीड़े मकोड़ों में पैदा हो गए। तो अरिस्टोटल ने अपनी थियरी में बताया था, अरस्तू ने अपनी थियरी में बताया था कि जब ये जीव पैदा हो जाते हैं तो इनमें जनन करने की एक विशेष क्षमता हो जाती है। जब इनमें जनन करने की एक विशेष क्षमता हो जाती है तो इसका मतलब ये निकला कि जनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है। क्लियर? अब आइए देखते हैं, जरा सा टॉपिक देखा जाए। फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया क्या कि फिश को लिया, फिश, मछली, फिश को लिया, उसको पीस में डिवाइड कर दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया
और 3 जार लिया, 1 2 3 जार लिया इस तरह से, और इन 3 जारों में एक जार में फिश के टुकड़े को लिया और उस पूरे फिश को पहले बॉयल कर दिया, हल्का सा उबाल दिया। इसलिए उबाल दिया कि यदि इसके अंदर कोई जर्म्स हो, कोई जीवाणु हो, कोई कीटाणु हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, अर्थात वह फिश का टुकड़ा पूरी तरह से इन प्रकार के कीटाणुओं से रहित हो जाए। ऐसा करने के बाद उन्होंने इस पीस के टुकड़े को, जो आपने देखा कि फिश के पीस को लिया था, इन टुकड़ों को लेकर के उन्होंने 3 अलग अलग जारों में इन फिश के टुकड़ों को रखा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया कि अब अलग अलग जार में रख रहे हैं। पहले जार में इन्होंने 3 अलग अलग जार में रखा है, तो पहले जार में क्या किया इन्होंने, पहले जार में फिश के टुकड़े को रख दिया ओपन, जार के मुंह को इन्होंने खोल दिया ओपन, कोई वो नहीं रहा। सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में इन्होंने उसके ऊपर एक बहुत ही पतला झिल्ली नुमा कपड़ा लगा दिया और तीसरे जार को कॉम्पैक्टली पैक्ड कर दिया, पूरी तरह से उसको पैक कर दिया। ये रेड्डी का एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं। जब पूरी तरह से उसको पैक कर दिया तो जिसको इन्होंने खुला छोड़ रखा था उसमें मक्खियों का आना जाना, चूंकि फिश है इससे दुर्गंध पैदा होती है, तो उस दुर्गंध के थ्रू मक्खियों का आना जाना शुरू रहा। और मक्खियां जब उसके ऊपर जाती थी, बैठती थी, तो वहां पर अपने अंडे को देती थी, लार्वा पैदा होते थे, उससे फिर नई मक्खी पैदा होती, अर्थात उसमें सड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और यह देखा गया कि धीरे धीरे उसमें से लार्वा और प्यूपा पैदा हुए, जो बाद में बदल करके एक जो है मक्खी के रूप में या एक कीटाणु के रूप में वो बाहर आए, उसमें से सड़न पैदा हुई, सड़ने के बाद वो जीव बन गए। क्यों, किसके द्वारा बने, मक्खियों के द्वारा बने। तो जिस जार को इन्होंने खुला रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे इस जो है फिगर नंबर 1, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरा फिगर नंबर 1 है। 1 को देखिएगा आप लोग ध्यान से, 1 के जार को पूरी तरह से मैंने खुला रखा है। तो यहाँ मैंने नहीं, यह फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया, जार को खुला रख दिया, इसमें मछलियां जो है इसमें जो है मछली के टुकड़े को रखा है और इसके मुंह को ओपन किया है। ओपन है तो यहाँ पर जो है मक्खियां आ जा रही हैं, मक्खी आएंगी जाएंगी, इसके ऊपर बैठेंगी, सड़ेगा ये, और यहाँ पर लार्वा और प्यूपा का डेवलपमेंट होगा। दूसरे पर इन्होंने झिल्ली नुमा कपड़े को लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर झिल्ली नुमा कपड़े को इन्होंने लगाया है। और यहाँ पर जो फिश के टुकड़े को इन्होंने रखा है, जो मछली के टुकड़े को इन्होंने रखा है। अब मछली जो है यहाँ पर तो ये स्पष्ट है यहाँ पर कि मक्खियां तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन उससे छूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है, क्योंकि ये झिल्ली नुमा है। क्या है, एक झिल्ली नुमा है। इसमें इस तरह से आए और आकर के यहाँ पर जो है अंडे दिए, अंडे आए, इसमें एग का फॉर्मेशन हुआ, एग की हैचिंग हुई, लार्वा बना, प्यूपा बना, डेवलप किया, फिर से नए कीटाणुओं का जन्म हो गया। और इस तरह से तीसरा आप देख रहे हो, तीसरा कंप्लीट एयर टाइट है, पूरी तरह से वायुरुद्ध कर दिया गया, भर दिया, एकदम पैक कर दिया गया। और पैक करने के बाद इसको वासलीन से लगा कर, ग्रीस से लगा करके इसको इस तरह से एयर टाइट किया गया कि इसमें हवा भी प्रवेश ना कर सके। तो कुछ समय के पश्चात ये देख रहे हैं, कौन देख रहा है, फ्रांसिस्को रेड्डी 1668। कुछ समय के पश्चात उन्होंने देखा कि जहां पर ये खुला छोड़ा गया था, वहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें से छोटे छोटे जर्म्स पैदा होना शुरू हो गए। ये सड़ना शुरू कर दिया, डेड एंड डिकेड, सड़ना शुरू कर दिया। और जिसके ऊपर ये बांधा गया था, इसके ऊपर छोटे जर्म्स आना शुरू हुए। और ये सबसे पहले सड़ने का क्रम आया इसमें, उसके बाद फिर इसमें, और लास्ट जो तीसरा था, तीसरे के ऊपर ये पूरी तरह से पैक किया गया है, इस तरह से बंद कर दिया, इसको एयरटाइट कर दिया, इसको सील कर दिया है। ये तो सड़ा तो, लेकिन इसमें जो है लार्वा और प्यूपा का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो दूसरे जार में आप जो देख रहे हो, ये दूसरा जार है और ये तीसरा जार है, यहाँ का ये दूसरा है और ये जो है ये तीसरा जार है। तो आप देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर की लाइन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे की लाइन में, इन दो लाइनों में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। तो पहले में है कि जीव आ रहा है, जा रहा है, दूसरे में है जीव नहीं आ पा रहा लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जा रहे हैं। तीसरे में आइए देखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई जीव नहीं आ रहा, ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, नहीं अन्य कोई जीव आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि सड़ तो गया, ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है,
इसमें डिकम्पोजिशन तो हुआ, सड़ा तो, लेकिन इसमें लार्वा और प्यूपा का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाया और बहुत ही लेट, बहुत ही बाद में इसमें जो है सड़न पैदा हुई। तो कहने का मतलब यह रहा कि जो सबसे ज्यादा खुला रहा उसमें सबसे ज्यादा तेजी के साथ 1, 2 दिन 3 दिन के अंदर के में इसमें जो है जीव की उत्पत्ति हो गई। जो उससे ज्यादा जो झिल्ली नुमा कपड़े से बंध रहा, ट्रांसपेरेंट जो है कवर रहा है, वहां पर जीव की उत्पत्ति हो गई, माइक्रोब्स बन रहे हैं। और जो पूरी तरह से पैक है वहां पर माइक्रोब्स सबसे लास्ट में नहीं बन रहे हैं, या तो बनेंगे तो बहुत ही छोटे और बहुत ही अल्प मात्रा में। तो क्या निकला इससे, जिसमें जीव आया उसमें जीव पहले पैदा हुआ, तो जीव से जीव की उत्पत्ति हो गई। क्या किया, जीव से जीव की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से पहले साइंटिस्ट रहे फ्रांसिस्को रेड्डी, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि जीवात जीवोत्पत्तिवाद सही है, ना कि अजीवात जीवोत्पत्तिवाद। क्लियर, जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। ए बायोजेनेसिस थियरी को गलत कह दिया कि ए बायोजेनेसिस थियरी मतलब होता है जहां से बिना जीव के जीव की उत्पत्ति होना। तो ए बायोजेनेसिस थियरी इसकी रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। और फिर बायोजेनेसिस थियरी पर कहा इन्होंने कि बिना जीव के जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है, अर्थात जीव के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति होती है। उनके इस एक्सपेरिमेंट से आपने आसानी पूर्वक देख लिया कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति जो है वो प्रारंभ है। अगला हम आगे आइए आपको बताते हैं कि जो है इसका जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था, जीव से जीव की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर जो है लाज़ेरो स्पेलेंजानी, साइंटिस्ट लाज़ेरो स्पेलेंजानी, इन्होंने जो है 1787 में, लाज़ेरो स्पेलेंजानी 1787 में इसकी इन्होंने जो है इनकी बात का, अर्थात किसकी, फ्रांसिस्को रेड्डी की बात का समर्थन किया कि नहीं, आपने जो कहा है कि जीवात जीवोत्पत्तिवाद है, अजीवात जीवोत्पत्तिवाद संभव नहीं है, बिना जीव के जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, यही आपका सही फैक्टर है। जीवात जीवोत्पत्तिवाद जो है वो सही है, अजीवात जीवोत्पत्तिवाद वो गलत है। इन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया। और निघम नाम के वैज्ञानिक, निघम नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि हो सकता है यह जो प्रोसेस सही हो सकता है, उन्होंने पॉसिबिलिटी लगाया, संभावना लगाया, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हुआ, अर्थात जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई, बिना जीव के जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। अब आइए देखते हैं एकदम करेक्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट किसका रहा है। एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट रहा है लुई पास्चर का। एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट और लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट रहा है। लुई पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस तरह से प्रूफ कर दिया, लुई पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह स्पष्ट कर दिया है किस तरह से जीव की जीव के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति होती है। आइए देखते हैं जरा सा इनके एक्सपेरिमेंट को, लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट को। तब हम लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट को जो है इन्होंने बताया था कि जीवात जीवोत्पत्तिवाद, अजीवात जीवोत्पत्तिवाद सिद्धांत का इन्होंने पास्चर ने खंडन कर दिया और कहा कि यह जीवात जीवोत्पत्तिवाद है और बिना जीव के जीव की उत्पत्ति होना यह संभव नहीं है। अब हम अपनी थियरी में बता रहे हैं, लुई पास्चर की थियरी है। लुई पास्चर की थियरी है। लुई पास्चर का सिद्धांत जो है ये आया है 1861 में। कब आया है? 1861 में। अपने इस सिद्धांत में लुई पास्चर ने अपने सिद्धांत में किया क्या, इन्होंने कांच के एक जार को लिया, गोले को लिया, एक गोले कोनिकल फ्लास्क को लिया। इस तरह से आप देखेंगे, जरा सा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से कांच के जार को लिए रहे हैं, इस तरह से लिया इन्होंने। और ये कांच के जार को लेकर कैसे इन्होंने इसके मुंह को जो है ऐसे इन्होंने इसमें मांस के उबले हुए टुकड़े को रखा। किसको रखा? मांस के उबले हुए टुकड़े को रखा। इस तरह से इन्होंने मांस के उबले हुए टुकड़े को, और एक तो ऐसे खुला छोड़ दिया, दूसरे को इन्होंने किया क्या, ध्यान से आप लोग देखिएगा एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको कार्बनिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं दिल से आपको मैं बता रहा हूँ। अब दूसरे को लेकर के यहाँ पर इन्होंने इस तरह से, आप देखते जाइएगा, इस तरह से इन्होंने इसके मुंह को थोड़ा सा बेंड कर दिया। क्या किया? थोड़ा सा इनके मुंह को जो है ये बेंड कर दिया इस तरह से। अब मांस के टुकड़े को यहाँ पर रखा,
मांस के टुकड़े को बॉयल करके, पहले इन्होंने मांस के टुकड़े को बॉयल किया, मांस को लिया उसको बॉयल किया, उसके बाद पहले को ऐसे जार में खुला छोड़ दिया, दूसरे के लिए हल्का सा टेढ़ा कर दिया, और यहाँ पर ये माउथ इसका ये खुला छोड़ दिया, मुंह इसका खुला। इस बात का ध्यान रखिएगा एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है, मुंह इसका खुला छोड़ दिया। और अगले जार को आप देखिए जरा ध्यान से, इस तरह से लिया गया, इन्होंने लिया इस तरह से, यहाँ पर आप देखिए इस तरह से लिया गया, और लेने के बाद ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा आप लोग इस तरह से लिया और ले करके हीट किया, हीट करने के बाद गरम किया, गरम करने हीट किया, हीट करने के बाद अब यहाँ पर ये देखिएगा, आप लोग खूब अच्छी तरह से देख रहे होंगे इस फिगर को, और ये माउथ है इसका, और यहाँ पर इन्होंने मांस के टुकड़े को रखा है, ये मांस के टुकड़े को इन्होंने रख दिया, मांस के टुकड़े को यहाँ पर रखा गया, और रखने के बाद यहाँ पर 3 फ्लास्क लिया इन्होंने। कितने फ्लास्क लिया? 3 फ्लास्क लिया। ये जो है अजीवाद उत्पत्तिवाद सिद्धांत को जो है ये कह रहे हैं जीव की उत्पत्ति जो है पूर्व उपस्थित जीवों के द्वारा होती है, अर्थात जीवाद उत्पत्तिवाद की व्याख्या किया इन्होंने कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है, और किस प्रकार से जीव से जीव की उत्पत्ति होती है इसकी व्याख्या इन्होंने किया है अपने इस एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ये पूरी तरह से ओपन है, खुला है, दूसरा हल्का सा जो है इन्होंने कर्व कर दिया, तीसरे को यस आकार में बेंड कर दिया। क्या किया? यस आकार में बेंड कर दिया। गरम किया, कांच है, ग्लास है, आसानी से बेंड हो जाएगा। गरम किया, इसके माउस को गर्म करने के बाद इसके माउस को गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद यहाँ से ले जाकर के यस आकार में यहाँ पर कॉटन प्लग को लगाया। कॉटन प्लग समझ ही रहे होंगे ना, रुई के टुकड़े को यहाँ पर भर दिया। अब आप देखिए रुई को, कॉटन को भरा, तो जो खुला है उसमें आसानी से मक्खियां आ जा रही हैं, जो खुला है उसमें आसानी से मक्खियों का आना जाना प्रारंभ है, अर्थात ज्यादा जीवन के उत्पन्न होने की संभावना, जीवन के उत्पन्न माने जीवाणुओं के उत्पन्न होने की, जो है मक्खियों के उत्पन्न होने की, मच्छरों के उत्पन्न होने की, लार्वा और प्यूपा के डेवलपमेंट की स्थितियां ज्यादा संभव है, ज्यादा संभव है। और जहां पर ये इसको हाफ कर्व किया है, इससे भी कोई जीव आकर इंटर कर रहा, प्रवेश कर रहा, कोई जीव यहाँ तक आ रहा है, हो सकता है यहीं पर फंस करके मर जाए, नहीं तो यहाँ तक पहुंच रहा है। लेकिन इसकी तुलना में आप यहाँ कंपेयर करेंगे इन दोनों का, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। अगर फिगर नंबर 1 और 2 का कंपेयर करिएगा तो 1 और 2 के कंपेयर से आप क्या देख रहे हो? 1 तो ओपन है लेकिन 2 हल्का सा बेंड हुआ है, इसका माउथ पार्ट मुड़ा हुआ है, और मुड़े होने के कारण, इसका माउथ पार्ट मुड़े होने के कारण इसमें जीव तो जा रहा है लेकिन वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और यहाँ पर पहुंच तो गया, यहाँ पर सड़ेगा, ये मांस का टुकड़ा सड़ेगा, लेकिन इसमें जो है जो अन्य जीव पैदा होंगे बहुत ही देर में। लेकिन तीसरा आइए देखते हैं, तीसरा जो देखा गया कॉटन प्लग लगाया गया। अब कोई भी मक्खी हो, मच्छर हो या अन्य कोई माइक्रोब्स हो इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लग लगाया गया। अगर जो बहुत ही छोटे जीवाणु हो, माइक्रोब्स हो, अति सूक्ष्म हो, मोनेरा से हो, प्रोटिस्टा से हो, तो अगर यहाँ से इंटर कर गए तो यहाँ से इंटर कर गए तो आगे आ रहा है, यहाँ पर ये देखिएगा यस आकार में बेंड है, तो इनको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कहीं न कहीं फंस जाएंगे और यहाँ तक रुक जाएंगे, और यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। अगर ये नहीं पहुँच पा रहे हैं तो तीसरा जार पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। पहले जार असुरक्षित रहा, जिससे आपने देखा कि यहाँ पर लार्वा और प्यूपा का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा जार आपने देखा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहा, और सुरक्षित न होने के कारण इसमें लार्वा और प्यूपा का डेवलपमेंट हुआ। और बल्कि पहले और दूसरे के का कंपेयर करिएगा तो पहले की तुलना में दूसरे में बाद में हुआ, दूसरे और तीसरे का कंपेयर करिएगा तो तीसरे में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, अर्थात तीसरे में किसी भी प्रकार का कोई जीव पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि उसको यस आकार में बेंड कर दिया गया था, और जहां से वो मुड़ता, जहां से वो आगे जाता, वहां पर जो है वो फंस जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो यस आकार में बेंड किया गया है। जब यहाँ तक ये नहीं पहुंच पाएगा तो इस तरह से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जब ये समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर बिना जीव के जीव की उत्पत्ति संभावना स्पष्ट हो गया। जिसमें जीव इंटर कर रहा है, इसमें मक्खियां इंटर कर रही हैं, इसमें मक्खियां जो है वो प्रवेश कर रही हैं, मक्खियां इसमें प्रवेश कर रही हैं, और जब मक्खियां इसमें प्रवेश कर रही हैं तो यहाँ पर ये सड़न पैदा हो जाएगी, लार्वा और प्यूपा का डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पर मक्खियों का प्रवेश नहीं हो पा रहा, बहुत ही कम मात्रा में है,
तो यहाँ पर हो तो रहा है लेकिन काफी देर में हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ, अर्थात ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। क्या है? पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। समझ आया कि नहीं? इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स मैंने ये प्रूफ कर दिया लुई पास्चर की थियरी से, जो 1861 में दिया कि जो है अजीवाद जीवोत्पत्तिवाद को इन्होंने कैंसिल किया, कहा कि जीवाद जीवोत्पत्तिवाद सही है, क्योंकि ये भी अजीवाद जीवोत्पत्तिवाद को के मानने वालों में से थे। ध्यान रहे, मेरी थियरी पर ध्यान दीजिएगा। लुई पास्चर भी आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद एबायोजेनेसिस थियरी को मानने वाले थे, लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कहा कि बिल्कुल नहीं, ये थियरी तो गलत है, बिना जीव के जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्लियर? अर्थात किसी जीव की उत्पत्ति होने के लिए किसी जीव का होना नितांत आवश्यक है। और सबसे पहले कौन से जीव बने स्पष्ट हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा माइक्रोब्स बन रहे हैं। अब इन माइक्रोब्स के थ्रू इसका डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, लुई पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ कर दिया, पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब हम आपको बताएंगे जो है कि आधुनिक परिकल्पनाएं क्या रही। आधुनिक परिकल्पना, ये तो पुरानी थियरी आ रही। आइए आधुनिक परिकल्पना को देखा जाए, जो है जिसको हम ये कहते हैं कि मॉडर्न हाइपोथेसिस। अब हम तीसरे पर चलते हैं, मॉडर्न हाइपोथेसिस पर चलते हैं। जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है, जो आधुनिक परिकल्पना है, आधुनिक परिकल्पना ए.आई. ओपेरिन के द्वारा दी गई है और ए.आई. ओपेरिन ने 1924 में दिया है। ध्यान रहे, ए.आई. ओपेरिन ने 19 कितने में दिया? 1924 में दिया। 1924 में एक कौन दिया? ए.आई. ओपेरिन ने दिया। ओपेरिन का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है, ओपेरिन का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, अब तक तो आपने इवोल्यूशन की थियरी को देखा है, पढ़ा है। अब आप देख रहे हो जीव से जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। बिना जीव के जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। अब ए.आई. ओपेरिन का जो सिद्धांत आप देखेंगे, इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को इन्होंने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत से जोड़ दिया, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा जो है वो क्लियर रहा है। ओपेरिन का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है ए.आई. ओपेरिन का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को मुख्य रूप से इन्होंने जो है 7 चरणों में बांट दिया। कितने चरणों में बांटा है? 7 चरणों में बांटा है। पहले चरण में इन्होंने कहा कि परमाणु अवस्था। क्या कहा इन्होंने? परमाणु अवस्था। ए.आई. ओपेरिन की थियरी में बोल रहा, ध्यान से सुनिएगा। पहली थियरी में इन्होंने कहा है परमाणु अवस्था, एटॉमिक स्टेज। क्या कहा इन्होंने? एटॉमिक स्टेज। पहली थियरी बोल रहे हैं एटॉमिक स्टेज, अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जीवों का निर्माण हुआ है वो सबसे पहले परमाणु अवस्था में आए। कैसे आए जरा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि वातावरण बन चुका था, और वातावरण बन चुका था तो इसमें आने वाली गैसों में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस, गंधक, सल्फर, फास्फोरस। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6। ये 6 आए। ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक स्टेज पे देखा गया, ये 6 आए। 6 क्या है ये? इसमें से जो है ये 6 इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया इन्होंने, अब आज हम इसी कंपाउंड को कहते हैं कि ये वे एलिमेंट हैं। यह जो लिखा गया, मैंने लिखा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये वे एलिमेंट हैं, ये वे तत्व हैं जिनको कहा गया कि ये बायोटिक एलिमेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन। अगर कोई पूछता है गिव द नेम ऑफ बायोटिक एलिमेंट, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये बायोटिक एलिमेंट हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे कैसे एटॉमिक स्टेज में आ रहे हैं। हाइड्रोजन मिल गया तो H2 बन गया, ऑक्सीजन मिल गया तो O2 बन गया। इस तरह से नाइट्रोजन मिल गया तो N2 बन गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये अपने आणविक अवस्था में आ गए। एटॉमिक स्टेज से मॉलिक्यूलर स्टेजेस में आए, आणविक अवस्था में आए। अब इनका कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, संयुग्मन।
इनका कॉम्बिनेशन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, आप देखेंगे कि H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा। H2O का बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, आप देखेंगे CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर अमोनिया बन गई। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रकृति में अमोनिया का निर्माण हो गया, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, प्रकृति में जल का निर्माण हो गया। ये कब हुआ? ये अपने एक्सपेरिमेंट में जो आधुनिक परिकल्पना एआई ओपेरिन के द्वारा दी गई, इस ओपेरिन ने अपनी परिकल्पना के पहले चरण में बताया कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों का एटॉमिक स्टेज में जो मॉलिक्यूल आए हैं वो जो है जो तत्व पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते रहे वे एटॉमिक स्टेज में थे। और वे एटॉमिक स्टेज में थे तो कौन सी अवस्था में थे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर एंड फास्फोरस, ये अपने अलग अलग अवस्थाओं में थे। अब इनकी अलग अलग अवस्थाओं में अब इनमें जो है सेकंड स्टेज में बता रहे हैं अपने कि सिंपल फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बता रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल, वेरी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अकार्बनिक यौगिक बन गए, अकार्बनिक यौगिक आपने देखा सब बन रहे हैं, अकार्बनिक यौगिक बन गया सब, अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया, अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, अकार्बनिक यौगिक, ये सरल अकार्बनिक यौगिक बने। क्या बने? सरल अकार्बनिक। तो माय डियर फ्रेंड्स, वाटर भी बन रहा है, आप इसको नहीं भूलेंगे, जल भी बन रहा है। अब जल की बूंदें फव्वारे के रूप में है तो जल की बूंदें छोटी होंगी, अगर यही जल की बूंदें संघनित हो गई तो वो बूंदें बड़ी हो जाएंगी। क्लियर है ना? जल की बूंदें छोटी हैं फव्वारे के रूप में। जब नाई के यहाँ बाल बनाने के लिए जाते हैं तो नाई आपके बालों पर जो पानी का फव्वारा मारता है, जिस तरह से फव्वारे की बूंदें होती हैं ऐसे पहले जल की बूंदों का निर्माण हुआ है। और जब जल की बूंदें बन गई, ये आपस में संगुणित हो गई, आपस में संघनित हो गई, और संघनित होने के पश्चात बड़ी बूंदों में कन्वर्ट हो गई, बड़ी बूंदों में बदल गई। जब बड़ी बूंदों में बदल गई, जाहिर सी बात है कि इनकी डेंसिटी बढ़ गई, इनका घनत्व बढ़ गया। जब ये वेट इनका बढ़ा, भार इनका बढ़ा, तो भार बढ़ने के कारण ऊपर से नीचे आना शुरू किए, ऊपर से नीचे आना शुरू किए। जब ये नीचे आ रहा है तो पृथ्वी के टेम्परेचर वहां पर वेरिएट कर रहा है। टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच रहा है, 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच रहा है। टेम्परेचर इतना हाई टेम्परेचर है, इतने हाई टेम्परेचर पर किस तरह से कोई जीव सर्वाइव कर पाएगा? नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अर्थात पृथ्वी पर अभी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। इनके दूसरे चरण में अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अकार्बनिक यौगिक तो बन गए, कार्बन जो है जैसे जल का बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया, अमोनिया का बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड का बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड का बन गया। इस तरह से तमाम छोटे छोटे मॉलिक्यूलों का निर्माण उसको कहा गया सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला गया? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का निर्माण हुआ। अब इनकी तीसरी थियरी में आगे देखते हैं, इनकी तीसरी थियरी में हम देख रहे हैं, इनकी तीसरी थियरी बता रही है कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बताया इन्होंने? ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण बता रहे हैं, कार्बनिक यौगिक बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का सहयोग हो गया तो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन और हाइड्रोजन का सहयोग हो गया तो आपने देखा कि CH4 मीथेन बन गया, कार्बन इसी तरह से C2H6 बन गए, इसी तरह से C3H8 बन गया। आप देख रहे हो कि मीथेन बना, एथेन बना, प्रोपेन बना। ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर इनका नाम देंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। जब यहाँ पर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का निर्माण हो गया तो धीरे धीरे प्रकृति में आ गया, मीथेन आ गया,
प्रकृति में अमोनिया आ गया, प्रकृति में जो है जल आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख लीजिए, प्रकृति में मेथेन आ गया, प्रकृति में एथेन आ गया, प्रकृति में प्रोपेन आ गया, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है, अकार्बनिक यौगिकों से फिर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है। अब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण तो हो गया, अब इन कार्बनिक यौगिकों के निर्माण से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। आइए इनकी चौथी थियरी में देखा जाए। इन्होंने अपनी तीसरी थियरी तो यहाँ पर प्रूव कर दिया, और चौथी थियरी इनकी जो है वह है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सुनिएगा, इनकी चौथी थियरी है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। जब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, इस कंपाउंड के बनने में आपने देखा कि C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ 6 कार्बन वाले। क्या बेटा, पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्या मेरे भाई सबसे पहले 6 कार्बन वाला ही बना होगा? 2 कार्बन वाले नहीं बने होंगे, 3 कार्बन वाले नहीं बने होंगे, 4 कार्बन वाले नहीं बने होंगे, 5 कार्बन वाले नहीं बने होंगे। सबसे पहले 6 कार्बन वाला ही बना होगा? नहीं, सबसे पहले 1 कार्बन वाला बना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फिर उसके बाद 2 कार्बन वाले बने, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फिर 3 कार्बन वाले आ गए, जो है ट्राइओस, थ्रेओस, टेट्राओस। फिर 4 कार्बन वाले बन गए, जो टेट्राओस है। जो 5 कार्बन वाले में आपने देखा कि इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले में आपने देखा डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर का फॉर्मेशन हो गया। डीऑक्सी डीएनए और आरएनए, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आ रहा है डीएनए और आरएनए। तो ध्यान से देखिए, आगे कहते हैं जीवन की उत्पत्ति इकाई डीएनए है। तो डीएनए के पहले क्या बना है? ट्राइओज, और जो है ट्राइओज बन गए, ट्राइओजेस बने। और जो ट्राइओजेस माने 3 कार्बन वाले, टेट्राओजेस माने 4 कार्बन वाले, और पेंटाओजेस माने 5 कार्बन वाले। 5 कार्बन वालों में C5H10O4, ध्यान से देखिएगा, C5H10O4, C5H10O5, C5H10O4 डीऑक्सीराइबोस शुगर, C5H10O5 ऑक्सीराइबोस शुगर। ये तो राइबोस शुगर बन गए, अर्थात अब प्रकृति में डीएनए और आरएनए बनना प्रारंभ हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर डीएनए और आरएनए का निर्माण हो गया, और अब डीएनए और आरएनए के निर्माण के पश्चात अब ये आपस में जब कोशिका के अंदर डीएनए बन गया, जाहिर सी बात है कि यही डीएनए आगे जो है रिप्लिकेट और डुप्लीकेट करके अपन जैसा प्रतिरूपण करके नई कोशिकाओं के निर्माण को लेके जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में आ रहे हैं। तो जो ये सिंपल थे, अब इसके बाद 6वें कार्बन पर आ रहे हैं C6H12O6, ग्लूकोज बन गया। ऐसे C6H12O6 फ्रक्टोज बन गया। इस तरह से आपने देखा ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, मैनोज बना से, तो और भी ज्यादा सुक्रोज बना, डेक्सट्रोज बना, लैक्टोज बना। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने देखा ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर C12H22O11, ध्यान रहे ये सलाइवा का भी फार्मूला है, चीनी का, शुगर का भी फार्मूला है, C12H22O11। इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। ये जटिल कार्बनिक यौगिक ही काफी समय तक, काफी लंबे समय तक ये पृथ्वी के में जलाशयों में पूरी तरह से पड़े रहे, और इनके अंदर आपस में एसोसिएशन की पावर डेवलप होती रही, आपस में संगुणन की क्षमता होती रही। जब इनके अंदर पावर ऑफ एसोसिएशन हो गया, संगुणन हो गया, संगुणन के किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एसोसिएशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एसोसिएशन हो रहा है। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीनो एसिड भी बना, हाइड्रोजन साइनाइड भी बना। ध्यान रहे, अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड या CN। अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड ले लीजिएगा, 22 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है। 22 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में कोई भी अमीनो एसिड, ढेर सारे अमीनो एसिड का निर्माण हुआ, तो अमीनो एसिड भी बन गए, हाइड्रोजन साइनाइड भी बन गया। अब इस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर जब जटिल कार्बनिक यौगिक कहाँ बने?
पृथ्वी पर रुके हुए जलाशयों में बने। जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाशयों में बन रहे हैं तो यही धीरे 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 आपस में इनका संगुणन होता है। जब इनका संगुणन होता है तो आज लास्ट थियरी की जो 7वीं थियरी है, इन्होंने अपनी 7वीं थियरी में कह दिया कि फॉर्मेशन ऑफ क्वेसर वेट्स। क्या कहा इन्होंने? जो है फॉर्मेशन ऑफ क्वेसर वेट्स। क्या बोला इन्होंने? फॉर्मेशन ऑफ क्वेसर वेट्स। फॉर्मेशन ऑफ क्वेसर वेट्स। इन्होंने कहा कि क्वेसर वेट्स का निर्माण हो गया। किसके द्वारा हुआ? क्वेसर वेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द सेल। मैंने बताया है आपको, क्वेसर वेट्स किसी भी कोशिका की प्रारंभिक इकाई होती है। तो क्वेसर वेट्स जो बना, इन्हीं क्वेसर वेट्स से सबसे पहले क्या बनेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बनेगी। प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। और कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस बन गए। आपने देखा कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, those types of cells those who are made by only primitive nucleus is called prokaryotic cell. Understand? Follow stop it. Those types of cells those who are made by the primitive nucleus is called prokaryotic cell. अब ये प्रोकैरियोटिक सेल बन गई। जब प्रोकैरियोट सेल बन गई तो यूकैरियोट के बनने में क्या डिफरेंट है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के बाद अब यूकैरियोट बनेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और उनके अन्य पार्टों का रेगुलर डिवीजन होता जाएगा। प्रोकैरियोट सेल में आपने क्या देखा है? प्रिमिटिव सेल जो बन रही है, इस प्रिमिटिव सेल में ये सारे मटेरियल पूरी तरह से फैले हुए हैं। प्रिमिटिव सेल बन गई है। जो क्वेसर वेट्स के डेवलपमेंट के बाद ये प्रिमिटिव सेल बनी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म बना, जीवद्रव्य बना। जीवद्रव्य ही पुरकिंजे ने कहा जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। क्या कहा? जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। इट इज बेसिस फिजिकल ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। यही बेसिस फिजिकल ऑफ लाइफ है। क्या? प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर अब ये यहाँ पर न्यूक्लिक मटेरियल आप देख रहे हो। जो न्यूक्लिक मटेरियल आप देख रहे हो, ये न्यूक्लिक मटेरियल आप जो देख रहे हो, पूरी की पूरी कोशिका में समान रूप से फैल गया। पूरी की पूरी कोशिका में ये फैला हुआ है। अगर ये पूरी कोशिका में फैला हुआ है, क्या इसको कंप्लीट न्यूक्लियस बोलेंगे आप? कभी नहीं बोलेंगे। तो ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहा जिसके न्यूक्लिक मटेरियल पूरी की पूरी कोशिका में समान रूप से बिखरा हुआ है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहा जिसके की पूरी कोशिका में न्यूक्लिक मटेरियल, आरएनए, डीएनए जो भी है, क्रोमोसोम जो भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, ये समान रूप से पूरी की पूरी कोशिका में फैले हुए हैं। इसके बाद डेवलपमेंट होता है यूकैरियोट का। इनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली, एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी हुई है, माइन्यूट मेम्ब्रेन। जैसे जल के अंदर आप देखिएगा कि एक लसलसा पदार्थ डाल दिया जाता हो, तो वह कुछ इस तरह से लसलसे पदार्थ के रूप में प्रोकैरियोट बने हैं। बाद में इनका डेवलपमेंट हुआ है तो यूकैरियोट बने। यूकैरियोट मींस होता है इनके डेवलपमेंट के बाद यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट होता है। जब यूकैरियोटिक सेल आ जाएगी, यूकैरियोटिक सेल आ जाएगी, इसका मतलब होता है आद्य कोशिका। क्या होता है? आद्य कोशिका होता है। आद्य कोशिका का निर्माण हो गया। अब जब आद्य कोशिका बन गई, आद्य कोशिका का निर्माण हो गया, तो आद्य कोशिका का निर्माण का मतलब यह होता है कि आधुनिक कोशिका यहाँ पर बनी। और बनी हुई यही आधुनिक कोशिका यही धीरे धीरे डिवीजन करके एक नए प्राणी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रोटोजोआ बन रहे हैं, प्रोटिस्टा बन रहे हैं। अब फिर प्रोटोजोआ के बाद मेटाजोआ बनेंगे, प्रिमिटिव एनिमल बनेंगे। तो आपने क्या देखा कि अभी अब तक की सारी थियरी में आपने एबायोजेनेसिस की थियरी को स्टडी किया था। एबायोजेनेसिस थियरी में बताया गया बिना जीव की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एबायोजेनेसिस थियरी पूरी तरह से गलत है। अगर सही कोई थियरी है तो कौन सी थियरी है? बायोजेनेसिस की थियरी ही सबसे ज्यादा सही है। जीव के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है, यही थियरी सबसे ज्यादा करेक्ट मानी गई, सही मानी गई। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर चल करके एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। इसके बाद अपना जो है एक और एक्सपेरिमेंट आता है। उस एक्सपेरिमेंट को कहा गया जो है स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट। स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट जरा सा
थोड़ा सा मैं उस विषय में हिंट देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशन का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब इवोल्यूशन का हमारा थर्ड पॉइंट समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही सिंपल इस तरह से कांच की पतली नली को लिया है और यहाँ पर ले आकर के इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ले आए और ले आकर के इस तरह से इन्होंने अब ये यहाँ पर ले आकर के इस तरह से एक गोला बनाया, गोले को लिया और इसके आगे लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी ट्यूब को ले आकर फिर एक गोले में ले आए और इस गोले से फिर यहाँ पर ट्यूब को निकाला इन्होंने और इस तरह से ट्यूब को निकाल दिया इन्होंने और यहाँ पर फिर ये ले जा करके यहाँ पर वैक्यूम पाइप बनाया, यहाँ पर एक वैक्यूम पाइप बना दी इस तरह से एयर आउटलेट करने के लिए, फिर यहाँ पर एयर आउटलेट हुआ और फिर इसको ले जाकर के यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया। मिलर का एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए और दोनों इलेक्ट्रोड टंगस्टन के थे, जिसमें जो है उच्च विद्युत धारा के स्रोत को जोड़ा गया था। और ध्यान रहे कि यह उच्च विद्युत धारा का स्रोत लगभग 60,000 वोल्ट था। कितना कहा मैंने? 60,000 वोल्ट टेम्परेचर दिया गया। जैसे ही इन इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रिक फ्लो की गई वैसे ही यहाँ पर आर्क उत्पन्न हो गया। इसमें लिए गए कंपाउंड से ध्यान रहे, अगर कोई पूछता है बता दीजिएगा। मेथेन लिया गया, अमोनिया ली गई NH3, अमोनिया लिया गया और जो है जल लिया गया, नाइट्रोजन ली गई, H2O लिया गया और जो है नाइट्रोजन लिया गया। क्या लिया गया? नाइट्रोजन लिया गया, मेथेन लिया गया, अमोनिया ली गई और वाटर लिया गया। इसी के साथ इसमें जो है हाइड्रोजन गैस को भी लिया गया। किसको लिया गया? हाइड्रोजन गैस को लिया गया। मेनली यही 3 कंपाउंड्स हैं, मेथेन, अमोनिया और वाटर। इनको लिया इन्होंने, तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है, यहाँ पर 2:1:2, ये 2:1 के अनुपात 2:1:2, 2:1:2, 2:1:2। इस रेशियो में लेकर के इन्होंने इसमें फिलअप किया। सबसे पहले तो वैक्यूम से इन्होंने मिलर का एक्सपेरिमेंट इनके गुरु हैरोल्ड की उपस्थिति में किया गया है। मिलर का एक्सपेरिमेंट इनके गुरु हैरोल्ड की उपस्थिति में किया गया है और मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट जो दिया है, यह एक्सपेरिमेंट मिलर ने जो है यह 1952 में दिया है। याद रखिएगा, मिलर का एक्सपेरिमेंट 1952 में आया और 1952 में जब ये एक्सपेरिमेंट आ रहा है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने क्या प्रोसीड कर दिया कि नाइट्रोजन जो है, मेथेन, अमोनिया, जल और हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी फिलअप आई है। तो पहले अन्य गैसों का जो मिश्रण रहा उनको इन्होंने बाहर निकाल लिया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, यहाँ पर वाटर को डाला, यहाँ पर पानी को डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हीट कर रहे हैं। यहाँ भी आप देखिए हाई वोल्टेज से इन्होंने जोड़ दिया है, हाई इलेक्ट्रिक चार्ज लगा दिया। क्या लगाया? हाई इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया, हाई इलेक्ट्रिक चार्ज दिया इन्होंने। उच्च विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ दिया इन्होंने। उच्च विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ने पर जब इन 2 पॉजिटिव वायर को एक दूसरे के जो है, जब इसको जो है एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जब इनको करीब लेके आ रहा है तो इनके बीच आर्क डेवलप, स्पार्किंग हो रही है, जो है ये जल रहे हैं, जिससे इसके अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा और यही वाटर बॉयल जो हो रहा है ये वेपर के रूप में आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर धीरे यहाँ पर आएगा। हाई चार्जेस के थ्रू फिर ये यहाँ पर कंडेंसर लगाया गया, फिर ये वाटर में कन्वर्ट। कंडेंसर क्या करता है? वेपर को वाटर में कन्वर्ट करने वाला यंत्र कंडेंसर कहलाता है। वेपर को वाटर में कन्वर्ट करने वाला यंत्र जो होता है उसी को कंडेंसर कहा जाता है। ध्यान रहे, मैं बायोलॉजी बता रहा हूँ, फिजिक्स मत समझ लेना कंडेंसर क्या है। तो ये कंडेंसर जो कंडेंसिएट करता है, जो संघनित करता हो, संघनित्र लगाया गया, यहाँ पर इसने कंडेंसिएट किया, फिर से वाटर आया, फिर से हीट हुआ, हीट होने के बाद फिर से वेपर बना, इस तरह से चलता रहा। ये एक्सपेरिमेंट 15 डेज तक चला। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। 15 डेज चलने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट को मिलर ने मिलर ने अपने गुरु हैरोल्ड की उपस्थिति में इन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद एक दिन के लिए ऐसे खुला छोड़ दिया, ऐसे इसको तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को ऐसे छोड़ दिया। दूसरे दिन इन्होंने उसमें से जो है
पानी की कुछ बूंदों को निकाला और निकाल करके माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाया। स्लाइड बनाने पर इन्होंने देखा कि एक विशेष प्रकार की जो है लसलसी संरचना मिल रही है, जिस लसलसी संरचना को जो म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर मिला है इनको, वाटर में जो ड्रॉपलेट्स के रूप में, वाटर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स के रूप में म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर था, वह म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर कोई और नहीं बल्कि क्या था, क्वेसरवेट्स था। तो यह चरण पूरा होता है 7 चरणों में। आपने देखा जो एक बार में समझा दिया गया, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में हेरोल्ड की उपस्थिति में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया और प्रूव करने के बाद ये सिद्ध कर दिया कि जीवात्मोत्पत्तिवाद सही है, न कि आजीवात्मोत्पत्तिवाद। मींस एबायोजेनेसिस थ्योरी पूरी तरह से गलत काट दी गई और बायोजेनेसिस थ्योरी अब सही हो गई। तो यहाँ पर अब बायोजेनेसिस थ्योरी जब सही हो गई, जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। अब क्वेसरवेट बन गया, क्वेसरवेट यहाँ पर आकर के स्टोर हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेसरवेट्स जो है यहाँ पर आकर के ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में क्वेसरवेट बन गए और देखा गया कि इनको अलग से पार्टी डिश में रखा गया, निकाल करके अलग पार्टी डिश में रखा गया। यही क्वेसरवेट्स धीरे धीरे जो है डेवलप कर रहे हैं और ये प्रोकैरियोट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया क्वेसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द सेल। क्वेसरवेट्स जो होता है यह कोशिका के बनने की प्रारंभिक इकाई है और यहाँ पर ये बन गया। और बनने के बाद आप देख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मिलर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसको उन्होंने 1952 में दिया था, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जीवन पर, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इवोल्यूशन की थियरी में मैं यहीं पे बता सकता हूं। अब इसके बाद बायोटिक इवोल्यूशन आता है, जैव विकास आता है। अभी तक सिर्फ आप इवोल्यूशन देखा है आपने, अब जीव कैसे आए और उनका विकास कैसे हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। जो कंपटीशन के लिए, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है कि जो है वो बायोटिक इवोल्यूशन, जैव विकास कैसे हुआ है, जिसके मैंने बताया था कल आपको कि 11 थियरीज हैं, 11 सिद्धांत हैं और 17 जो है एविडेंसेस हमारे पास हैं, 17 प्रमाण हैं हमारे पास कि हम किस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे, कैसे उसकी व्याख्या करेंगे। सो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इतने क्रिटिकल एग्जामिनेशन होते हैं कि अगर आप जरा से भी मिस्टेक कर दिए तो आपका जो है उस टाइम जो वेस्ट चला जाएगा। इसलिए तो मैं आपको अपना अगला लेक्चर जो है वो बायोटिक इवोल्यूशन का है, इसको मैंने 3 पार्ट में आज समाप्त कर दिया है। तो और अगला मेरा लेसन जो है वो जैव विकास पर चलेगा। तो मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ तक जो मैंने बताया है आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा किताबों से। और मैं कौदरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी आपको ये बता रहा हूँ और मेरा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कौदरी। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस थियरी को पढ़िएगा। मेरा दावा है कि जो मैंने बताया है अपनी इस पूरी 3 पार्ट की थियरी में, यह पूरा एक्सप्लेनेशन आप जल्दी आप किसी बुक में नहीं पाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैं जब बायोटिक इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, जैव विकास पढ़ाऊंगा, आप दंग हो जाएंगे कि किस प्रकार से जैव विकास की थियरी ऐसे कैसे हो गई। इस तरह से हुआ होगा तभी जो है आपके सामने स्टेप बाय स्टेप करके मैं ओपन करके रख दूंगा कि देखिएगा इस स्टेप में विकास ये हुआ, इस स्टेप में विकास ये हुआ, इस स्टेप में विकास ये हुआ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपका इवोल्यूशन की थियरी में डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूं, आप लोग लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि जो है मैं अपने लेक्चर को लगातार देता रहूंगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं अपने लेक्चर को लगातार आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है कि जैव विकास, बायोटिक इवोल्यूशन। तो यह जो टॉपिक मैंने बताया है यह भरद्वाज सक्सेना और सिंघल की बुक से बताया है और भरद्वाज सक्सेना सिंघल की बुक से बताया है। और इस एक्सपेरिमेंट की व्याख्या जो मैंने किया है यह डॉक्टर आर्यल कोटपाल की बुक से किया है। तो आपने जो है इस सारे टॉपिक को देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा और ध्यान रहे इन सबके विषय में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल का नाम है अलीमुद्दीन शेख कौदरी। सो अब तक के लिए चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम अपने अगले चैप्टर पर डिस्कस जो है नेक्स्ट डे करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू।